हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पल्स के बारे में और इनर्शिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर की प्रॉपर्टी, अंदर मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी वो इस तरीके से होगी जो भी बाहर से उस पर जो हम चेंज कर रहे हैं वो उसका अपोज करेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं इधर से इसको कंप्रेस करके बाद में रख दूं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स ऐसा डेवलप होगा कि जो उसमें कंप्रेशन हुआ है वो उसका अपोज करेगा और वापस जो इसकी इनिशियल स्टेटस में आने की कोशिश करेगा। तो इनर्शिया मतलब होता है कि एक इंटरनल प्रॉपर्टी जिससे जो भी बाहर से बॉडी में जो चेंज हो रहा है वो उसका अपोज कर सके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनर्शिया क्या होता है। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स होते हैं इसके 3। ये पहला होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक रेस्ट के केस में, एक मोशन के केस में और एक डायरेक्शन के केस में। तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ कि होता क्या क्या है। तो रेस्ट के केस में मोस्टली आपने देखा होगा कि जो अगर मान लो कि आप किसी बस में हैं, बैठे हुए हैं, बस अगर अचानक से चल देती है तो उस केस में क्या होता है कि जो अगर वो अचानक से चल देती है तो आप पीछे की तरफ उसमें मतलब गिरते हो। अगर पकड़ रखा है तो बचे जाओगे, अगर नहीं पकड़ रखा तो गिर जाओगे भाई। तो मतलब जो आपकी पहले स्टेट थी वो आपके रेस्ट में है, फिर बाद में जब वो अचानक से स्टार्ट हुई तो वो उसमें मोशन में लाने की कोशिश होती है। तो जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी जो अपनी जो चेंज हो रहा है मतलब रेस्ट स्टेट से मोशन वाली स्टेट में, उसका वो अपोज करती है, इसीलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाती है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन में ये है कि अगर हम देखें कि कोई बस है वो सीधे चल रही है और अचानक से अगर वो रुक जाती है तो जो पीछे लोग बैठे हुए होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। आगे आने का मतलब ये नहीं है कि कांच को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, आगे की तरफ आ जाते हैं। तो अब जब वो आगे की तरफ गिरते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो मोशन में थे और बाद में फिर वो रेस्ट में आ रहे हैं। तो वो जो रेस्ट वाली कंडीशन है उसका जो इनर्शिया है बॉडी के अंदर वो उसका अपोज करने की कोशिश करेगा तो वो आगे की तरफ आ जाते हैं। और हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कि एक कर्व्ड रोड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई गाड़ी जा रही है इस तरीके से तो जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको ऐसे लगता है जैसे वो बाहर की तरफ निकल रहा हो। ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली रहना पसंद करता है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के ऑफ इनर्शिया हैं। एक रेस्ट के लिए है, एक मोशन वाला है और एक डायरेक्शन वाला है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स को पढ़ने से पहले जो हमने फोर्स पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, कुछ शायद कुछ जानकारी मिल जाए हमें। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा फोर्स होता है वो होता है हमारा एम ए वेक्टर। ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू एम ई। सिंपल, क्योंकि इक्वेशन तुम ये यूज करते हैं, डायरेक्शन तुम बताते नहीं, क्योंकि वो जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हम मतलब एक वन डायमेंशन में होती है तो डायरेक्शन का उसमें कोई भी मतलब नहीं रहता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम इसकी यूनिट की। तो फोर्स की यूनिट आप लोगों को पता है होगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है। और बात करें अगर हम डायमेंशन की तो डायमेंशन होती है इसकी एम एल टी माइनस टू। निकाली कैसे? एम तो डायमेंशन होती है हमारी मास की, एल टी माइनस टू होती है एक्सीलरेशन, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो आपको डायमेंशन मिल जाएगी। अब इसके बाद इसमें कुछ फोर्स की यूनिट होती हैं। न्यूटन तो वही हमारी एम के एस यूनिट होती है। उसके बाद बात करें हम सी जी एस यूनिट की तो उसमें होती है डायन। डायन मीन्स डायन वो चुड़ैल वाला नहीं है, सिंपल डायन है। और
अगर इसमें निकालें मतलब ये CGS में होती है CGS, और इसमें जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर -5 न्यूटन। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, आप लोगों को याद हो गई होगी, नहीं हुई टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं, आगे याद हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो इस तरीके से होगी कि आपको बता दिया जाएगा कि 1 किलोग्राम फोर्स है। तो 1 किलोग्राम फोर्स है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि जो मास है वो हमारा 1 kg है, और जो हमारा F है वो उसमें फोर्स मतलब ग्रेविटी हमें यूज करनी है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9.8। ग्रेविटी की वैल्यू हम मोस्टली यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है 1 ग्राम वेट। तो 1 ग्राम वेट का मतलब ये हो कि हम ऊपर हम बात कर रहे थे SI यूनिट की, और अभी हम पढ़ रहे हैं ये जो नीचे है ये हमारी CGS। तो इसका मतलब 1 इंटू 980, क्योंकि जो हमारी वैल्यू होती है CGS में G की वो हमारी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखें तो ये हो जाएगी हमारी 980, ऊपर न्यूटन आया था, CGS में यूनिट होती है डायन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके बताएं कि कहाँ से नहीं आया है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा इम्पल्स। तो ये हमारा इम्पल्स है, इसको कंफ्यूज ना हो कि कहीं इसको पिंपल्स पढ़ने लग जाएं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो इम्पल्स का मतलब होता है कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, हमने फोर्स है F अप्लाई किया और टाइम dt तक हम उसको अप्लाई करते रहे, तो जो उसका नेट इफेक्ट आएगा F dt का वो होता है हमारा इम्पल्स। उसको कर देते हैं इंटीग्रेट t1 टाइम से t2 टाइम तक। तो अगर मैं इसको और सिंपल लिखना चाहूँ, थोड़ा और सही बोल कर देता हूँ मैं से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट डी टी T1 से T2 तक, और जो हमारा I है वो हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि फोर्स के साथ एक स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। अब इसको हम लिखना चाहें अगर हम करें तो I इज इक्वल टू जो फोर्स है, फोर्स को मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ dp वेक्टर अपॉन में dt, और साथ में हो गया मेरा dt। तो इसका मतलब ये है कि जो I वेक्टर है वो है हमारा dp वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो अगर दूसरे शब्दों में हम कहें यहीं पे, तो जो हमारा I की वैल्यू है वो हमारा हो गया P2 माइनस P1, मतलब dp का मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम, उसको इंटीग्रेट करना मतलब टोटल चेंज कितना है, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो हमारी ये क्वेश्चन आई है कि I इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम पता है तो हम इम्पल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वही हमारे इम्पल्स के इक्वल हो जाएगी। अब ये तो हमारा सिंपल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में हमें वही वो बताएगा कि ये इसमें मोमेंटम इतना है इनिशियली फिर बाद में इतना हुआ। कुछ केस में हो सकता है कि वो हमारा कर्व बना के दे दे, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा एक कर्व है, यहाँ पे हमें दे रखा है फोर्स और यहाँ पे हमें दे रखा है टाइम, और कर्व हमारा कुछ इस तरीके से मान लेते हैं उल्टा सीधा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम हो गया, तो t1 से लेकर t2 तक जो इम्पल्स काम करेगा वो कितना होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका ये एरिया होगा ये कैलकुलेट कर देना है, जो कैलकुलेट करने पर जो एरिया आपको मिलेगा वही हो जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स बराबर हो जाएगा एरिया, तो मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी T2 T1। तो T2 T1 ए और बी, इसका जो एरिया होगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंपल है डॉट dt, और इसमें फिर जो फॉर्मूला मतलब f की वैल्यू जो दे रखी होगी उसे आप पुट कर दोगे
dt के साथ उसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट लिमिट रखोगे t1 से t2 तक। ठीक है, ये होती है हमारी इम्पल्स की वैल्यू। अब ये तो आपको पता चल गया कि इम्पल्स वही हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट के लिए बात करना चाहें तो ये होती है फोर्स की होती है न्यूटन, और सेकंड होती है टाइम के, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो हो जाएगी न्यूटन सेकंड। और उसके बाद एक चीज और आती है, वो है डायमेंशन। डायमेंशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो डायमेंशन आपके लिए HW है। डायमेंशन आपको देखना है और मुझे बताना है कि डायमेंशन इसकी क्या आएगी। तो अब इसके बाद हम कुछ और नया करते हैं। कुछ नया करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास, नया का मतलब है कि हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मतलब एक बॉल है उसका मास दिया गया है 150 ग्राम, और वो इस तरीके से है कि वो मूव कर रही है हमारी 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, एंड हिट बाय ए बैट सो दैट बॉल इज रिटर्न विद ए वेलोसिटी ऑफ, मतलब पहले गई तो थी इससे और वापस आई हमारी 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल, मतलब जिस टाइम तक वो बॉल बैट के टच में रही वो है हमारी 0.01 सेकंड। अब पूछा गया है हमसे कि जो उस पर एवरेज फोर्स होगा वो कितना लगेगा बॉल पर। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, फोर्स बराबर हमने पढ़ा है कि dp ओवर dt होता है। तो dp निकालने के लिए इसका मतलब p2 माइनस p1 निकालना है, इसका मतलब mv2 माइनस v1 निकालना है हमको। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है कि जो हमारा v है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी v1 है, जब वो हमारी आगे की तरफ गई थी बैट की तरफ तो वो हमारी पॉजिटिव थी, जब वो वहां से वापस आएगी तो जो हमारी वेलोसिटी वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे dp की वैल्यू वो हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो हो गया मास। जो हमारा ग्राम में था उसे किलोग्राम बदल दिया और इस मल्टीप्लाई कर देंगे -20 -12, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। और उसमें टाइम हमें पता है और dp बाई dt की वैल्यू हमें पता है, तो f की जो हमारी वैल्यू होगी उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, -20 -12 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.01। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे ये आप जानो। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जो इसका आंसर निकल के आता है वो होता है 480। बाकी वे कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था इसका इम्पल्स का यूज कर, मतलब अगर इसमें इम्पल्स पूछा गया है तो इसका मतलब dp बाई dt निकाल सकते हैं, और फोर्स पूछा गया तो फोर्स हमारा -480 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ये होता हमारा जो हमें पढ़ना था, इम्पल्स हो गया और इसके साथ साथ हमारा इनर्शिया कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी तो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा फोर्स 0 हो जाए तो लीनियर मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।